नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, किस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार हिंदी साहित्य इतिहास लेखन लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, नावादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। कवियों का वर्णन तो हो गया तो इन्हें इतिहास मान लिया जाए या नहीं, पर ऐसा नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख 4 पद्धतियां हैं वो मुख्य रही हैं। तो 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं इनका अध्ययन करेंगे हम। तो पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है, इसमें रचनाकारों का विवरण, रचनाकार कौन, साहित्यकार, उनके नाम के प्रथम वर्ण क्रम से दिया जाता है। ये क्रम है, वर्ण क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदार नाथ सिंह का समय भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा, केदारनाथ सिंह, चिंतामणि और तुलसीदास। इसमें यह है वर्णानुक्रम पद्धति में चाहे इतिहासकार हिंदी के वर्ण ले या अंग्रेजी के वर्ण ले, तो जिस तरह से ए वर्ण के नाम से जितने भी साहित्यकार होंगे आधुनिक काल से लेकर आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के, तो उनका वर्ण पहले आएगा। जिसका नाम बी से शुरू होगा, ब अक्षर से, तो उनका उसके बाद आएगा, चाहे वो आधुनिक काल का कवि हो, भक्ति काल का हो, रीति काल का हो या आधुनिक काल का। तो काल का वर्णन नहीं दिया है, क्रम के अनुसार उनका नाम लिखा है और उनका वर्णन किया है ना। तो वर्णानुक्रम पद्धति में चाहे हिंदी के वर्ण क्रम से हो या फिर इंग्लिश के वर्ण क्रम से हो, तो जो वर्ण क्रम के अनुसार ही कवियों का वर्णन दिया रहेगा। काल का कोई इसमें वो नहीं है कि काल क्रमानुसार उनका वर्णन दिया जाए। तो इसमें इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है। यह इतिहास लेख नहीं कहे जा सकते, इन्हें केवल शब्दकोश लेखन की तरह होते हैं। किस तरह शब्दकोश लेखन में हम जो ए वर्ण के अक्षर ढूंढना चाहें तो वो एक साथ मिल जाते हैं और बी के एक साथ, तो इन्हें इतिहास नहीं कहेंगे, इन्हें शब्दकोश माना जा सकता है। गारसदा तासी का जो इतिहास ग्रंथ है और शिव सिंह सिंगर ने इसका प्रयोग किया है अपने इतिहास लेखन में। सेकंड पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। तो जो कालानुक्रम पद्धति है इसमें क्या हुआ है, जो रचनाकारों का विवरण उनके काल क्रम समय से दिया जाता है। तो जैसे आदिकाल के जितने भी कवि हैं वो एक साथ हैं। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। इसमें यह है कि रचनाकार की जो जन्म तिथि होगी, चाहे उस कवि ने भक्ति काल का लिखा है या आधुनिक काल का लिखा है या छायावाद का हो, प्रयोगवाद का हो, तो उनकी जो जन्म तिथि है उसके अनुसार उसको वरीयता दी जाएगी। अब जन्म तिथि वाला व्यक्ति है ना, जैसे कबीर को भक्ति काल में रखा तो कबीर को हम आधुनिक काल में भी आदिकाल में भी रख सकते थे, कबीर तो है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने जन्म तिथि को आधार बनाया है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि व्रत संग्रह मात्र होते हैं। कवियों का व्रत संग्रह कह सकते हैं, पर ये इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास के तथ्यों को संकलित यह नहीं करते। तो जन्म तिथि के अनुसार इसमें कवियों का वर्णन दिया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। जन्म तिथि के अनुसार जो ग्रंथ लिखे गए इतिहास ग्रंथ, उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन में विदेहवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र मिलने लगते हैं कि जो विदेहवादी पद्धति है वह ही मान्य है।
अब है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में ग्रंथ का निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है, क्योंकि यह पद्धति भी अपने आप में पूर्ण पद्धति नहीं है। क्योंकि जब इतिहास, यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है, शोध पद्धति भी इस पद्धति को हम कह सकते हैं, क्योंकि तथ्यों का संकलन, उनका क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना है ना, तथ्यों का संकलन कर, तो यह शोध में प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति है। इतिहास में क्या है, तथ्य संकलन नहीं, उनकी व्याख्या कि किस इतिहासकार ने किस प्रकार का लिखा है, क्या लिखा है, उनका वर्णन करना, यह सब भी मांग करता है। यह पद्धति भी अपने आप में पूर्ण पद्धति नहीं मानी जाती। विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति का जनक फ्रेंच विद्वान तेन को माना जाता है। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। तो तेन कहते हैं कि हम जब किसी भी साहित्य के इतिहास को समझते हैं तो उस इतिहास को समझने के लिए हम साहित्यकार की परंपराएं, सामाजिक वातावरण, उसका परिस्थितियां क्या थीं, उन सभी तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, है ना। तो जाति, वातावरण और क्षण विशेष, तो 3 शब्द उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रयोग किए हैं अपने साहित्य इतिहास में। तो यह पद्धति पूर्ण पद्धति मानी गई, क्योंकि जब हम साहित्यकार को देखते हैं कि कौन सा साहित्यकार क्या काम कर रहा है, क्या लिख रहा है, तो हम उसके वातावरण की, उसके परिवेश की, उन सब स्थितियों का वर्णन अपने इतिहास में हम करेंगे, उस हिसाब से उसको निर्धारण करेंगे उसका। तो ये विधेयवादी पद्धति ही महत्वपूर्ण पद्धति मानी गई इतिहास लेखन में। विधेयवादी पद्धति को इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। कि हमने साहित्यकार के बारे में पूर्ण अध्ययन किया कि साहित्यकार क्या होता है, कहाँ का कार्य किया उसने, कहाँ का निवासी था, उसका जन्म स्थान, सब कुछ इस पद्धति से स्पष्ट किया जा सकता है। फिर उसको इतिहास में रखा जा सकता है। इतिहास का तो अर्थ ऐसा ही होता है, ऐसा ही था। तो इसीलिए यह विधेयवादी पद्धति महत्वपूर्ण मानी गई। हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया है, बाद में ही उनको अन्य व्यक्तियों ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्र वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की, चित्र लिखा है यहाँ पर, ये चित्र नहीं आएगा, चित्त होगा, चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामान्य से बैठना ही साहित्य कहलाता है। महत्वपूर्ण परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे है रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कवि का काम यह दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित ठहराना। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि कवि का काम क्या है, कि ईश्वर ने जो कवि क्या करता है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सभी व्यक्ति, मनुष्य, चींटी से लेकर परंत हाथी तक सही पर वो कविता करता है, उन्हें उचित ठहराता है। और साहित्यकार का काम क्या है इतिहास का, कि साहित्य के कामों को, साहित्यकार के कामों को न्यायोचित दिखा सकें। तो आज के सत्र में इतना ही साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत की है। तो
चैनल को लाइक कीजिए, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।